दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग मेंडल के नियम के चौथे पार्ट में जो हमारे ये अंतिम वीडियो होगा मेंडल के नियम का, उस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख लिया है मेंडल के बारे में कई सारी जानकारी हम लोगों ने इनके नियम के बारे में। अब कुछ और ऐसी बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह पुनः जो है आनुवंशिकता का आधार है, वो हम सब जान रहे हैं कि आपने जो दिया था। इसी कारण से जो है उन्हें आनुवंशिकता के पिता के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल के नियम जो वंशानुगत लक्षणों के नियमों का एक सेट है जो आधुनिक आनुवंशिकी के आधार है। अगर कोई पूछे कि मेंडल के नियम क्या है तो एक लाइन में अगर उसे परिभाषित करना हो, बहुत ही अच्छा है। मेंडल के नियम जो वंशानुगत लक्षण है, उस लक्षणों के नियमों का वह एक सेट है जो आधुनिक आनुवंशिकी के आधार होते हैं। ये नियम 20वीं सदी में ग्रिगोर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पे जो प्रयोग किया गया था, उसी के बारे में हम लोग ने पिछले तीनों वीडियो में चर्चा किया था। आइए इस कड़ी में और आगे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब पनिट चार्ट और वर्ग, इससे आप लोग वाकिफ हैं। पनिट चार्ट हमने पिछले भी वीडियो में बताया है कि पनिट चार्ट संभावित संतानों के जीनोटाइप और फेनोटाइप जो है उसकी गणना के लिए एक ग्राफिकल उपकरण होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि पनिट चार्ट से क्या मतलब है, तो पनिट चार्ट संभावित संतानों के जीनोटाइप और फेनोटाइप की गणना के लिए ग्राफिकल उपकरण है। और ये वर्ग क्या होता है? यह वर्ग यह जो चार्ट है यह माता पिता के गेमिट्स के संयोजन को दर्शाता है। तो पनिट वर्ग और पनिट चार्ट जो है, यह वर्ग क्या हुआ वास्तव में एक चार्ट है जो माता पिता के गेमेट्स के संयोजन को दर्शाता है, संभावित संतानों में जीनोटाइप और फेनोटाइप को प्रकट करता है। इसी लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इससे संबंधित जानकारी मिलती है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इस जनरेशन से में जो हमें पौधे मिले हैं वो उसका प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है या उसके गुण क्या है। अब अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए, हम लोग ने इससे पहले देखा है कि मेंडल साहब ने जहाँ ए कैरेक्टर को लिया था, मोनो हाइब्रिड दैट मीन्स कि एक लक्षण को जब लेते हैं वहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ मेंडल स्पीच है, मेंडल साहब ने जो मटर के पौधे लिए थे, तो एक जो है हरे रंग के जिसके सीड थे वह एक और एक येलो। तो देखिए पी जो है इस जनरेशन में हरा, और इसको जब क्रॉस किया गया F1 जनरेशन में, पी जनरेशन दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन सब जो क्रॉस, और F1 जनरेशन में दोनों इस तरह के दिया है। इसका मतलब यह डोमिनेंट इस पेज। और P2 जनरेशन में जो यहाँ आया 3 तरह के हैं और जो है वह अलग है। इसका मतलब यहाँ का फिनोटाइप 3:1 आया, जबकि यहाँ जनरेशन लोगों ने देखा कि इसके जो गैमेट्स हैं अगर ये प्योर है, सच कि यह कैपिटल G और और ये और Y है, तो यहाँ ये G और इसके Y ये दोनों फर्स्ट जनरेशन में यहाँ आएगा, और इस जगह पे यह जो दोनों क्रॉस करेगा तो यहाँ इस तरह के फिनोटाइपिक रेशियो हमें यह मिलेगा, जबकि जीनोटाइपिक की अगर बात की जाए तो वहाँ 1:2:1 आता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में माता पिता एक ही लक्षण के लिए भिन्न एलील वाले दो जीवों के बीच क्रॉस किया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी संतानें एक ही फेनोटाइप व्यक्त करती है, बाकी जो है वो प्रभावी एलील द्वारा इसका निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो है रेसेसिव के उनको सप्रेस कर देते हैं। और F2 पीढ़ी की बात की जाए तो वहाँ F1 पीढ़ी के बीच, यहाँ F1 जनरेशन में जो हमें पौधे मिले उसके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसके अनुपात में जो हमें फेनोटाइप प्रकट होता है वहीं 3:1 के रेशियो में आता है। अब अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी मेडिकल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें यह जो हमारा पनेट स्क्वायर है, यहाँ देखिए कि आपको यहाँ गैमेट का जो फॉर्मेशन हुआ जब यहाँ रॉन्ड और रिंकल ये दोनों को क्रॉस कराया गया। तो अब क्रॉस कराया गया तो इस जगह पे आप देखिए यहाँ रॉन्ड ग्रीन है और ये रिंकल्ड येलो है। इस जगह पे जो फर्स्ट जनरेशन में हमें इस तरह के पौधे मिले जहां एक डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव। इस तरीके से जो हमारा गेमीट बना वो आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इधर भी इसी तरह। इसका जब क्रॉस करते हैं तो ये हमें प्योर मिला आर आर वाई वाई, और सबसे लास्ट में देखिए आर आर वाई।
अब इस जो हमें यहाँ फेनोटाइपिक रेशियो इससे मिलता है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 और 1 9, ये 9 जो है एक तरीके के हैं। फिर यह जो है आपको एक समान, यह 3 जो है वह एक समान है। फिर ये 3 येलो जो है 1, 2, 3 यह एक समान है, और एक जो है यह प्योर यहाँ से निकल के आ गया। तो अब देखिए यहाँ, और ये वाला 3, तो 1, 2 और 3 ये ग्रीन है। अब हमें फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 यहाँ पूछता है कि आपका जो है रेशियो क्या होता है, तो 9:3:3:1 होता है। हमें यहाँ ए बी बी समझें या फिर आर आर वाई वाई कुछ भी जो भी है, तो प्योर लिमिट जहाँ यहाँ आर आर वाई वाई लिखा हो वहीं समझिए आप, यहाँ ए बी बी है। तो पूछता है एग्जाम में कि इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात 1/16 है, यानी 1/16 जो है, यानी दोनों लक्षण के लिए जो प्रभावी एलिल है, दोनों लक्षण के लिए जो प्रभावी, जैसे इसमें ये कैपिटल है, अगर यह प्रभावी है तो इसमें जो कैपिटल है वह प्रभावी है। इस तरीके से जो हमें आर आर वाई वाई मिला जो है, उसी तरीके से यहाँ ए बी बी मिला, यह जीनोटाइप, यह डोमिनेंट है, और यह दोनों एलील जो है प्रभावी एलील है। इसका अनुपात 1/16 है। पूछ देता है एग्जाम में कि दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी एलील है, उसका अनुपात क्या होता है, तो उसका अनुपात 1/16 होता है। ऐसे ही अगर यह पूछे कि जिसमें कि यह दोनों कैपिटल है, यानी दोनों डोमिनेंट है, और इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, पहले लक्षण के लिए प्रभावी एलील है, पहला लक्षण जिसमें प्रभावी एलील है, और दूसरे के लिए अप्रभावी है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2/16 होती है। उसी तरह अगर पहला डोमिनेंट है लेकिन दूसरा रिसेसिव है, इसका मतलब अप्रभावी है, यह अप्रभावी एलील है, और दूसरा जो है यह प्रभावी है बीबी। अब इसका कितना रेशियो होता है, तो 2/16 होता है। कम इसी तरीके से सबका यहाँ दिया हुआ है, इसके आपको थोड़ा दिमाग में, अगर ये पनेट स्क्वायर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है वह क्या होगा। तो अगर संपूर्ण को करें तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 यही आपको जीनोटाइपिक रेशियो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैट्रिकुलेशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आप दिमाग में लें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यह पूछा जाता है। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 आया, यहाँ ए के रूप में जो है इसका जीनोटाइपिक अनुपात है 1:2:1, जबकि फिनोटाइपिक इसका आ जाएगा तो 3:1 हम लोगों ने देखा पिछले। इसी तरह डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक था वो 9:3:3:1 था, लेकिन अगर यहाँ जीनोटाइप की बात की जाए तो जो इससे पहले हमने चर्चा किया 1:2:1:2:4:2:1:2:1 यह जो है आपको यहाँ भी उसी को पनेट चार्ट को ही दिखाया गया है। तो आप इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं कि अगर जो भी है, अगर फर्स्ट जनरेशन में जो हमें प्राप्त हुआ और दूसरा जनरेशन में अगर ऐसा है, अगर इस तरह का क्रॉस किया जाए तो उससे कितने तरह के मिलते हैं संतान जो है, वो उसके जीनोटाइप से हमें पता चल सकता है। अब इसका अनुपात क्या होगा, यह संतानों में प्रत्येक जीनोटाइप की संख्या को दर्शाता है। यह जो अनुपात होगा इसमें प्रत्येक जीनोटाइप की संख्या को दर्शाएगा। अब इसमें आप इससे आपको डरना नहीं है, ये मत समझिए। यहाँ जो है आप जो दिख रहा है इसमें चूंकि यह फर्स्ट जनरेशन और इस क्रॉस किया, यहाँ देखिए दोनों जो है, अगर स्मॉल डब्ल्यू है और स्मॉल टी है, यानी कि यह दोनों जो है अप्रभावी एलील है इस जगह पे, और यहाँ एक डोमिनेंट है और इसके साथ एक रेसेसिव है, यानी यह अप्रभावी है, और यहाँ यह भी अप्रभावी। अब इसका क्रॉस होगा तो इसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है। हम जहाँ उसकी बात की थी, जहाँ अपन जनरेशन में जो आए थे उसका क्रॉस कराए थे, तो वहाँ हमारा डायहाइब्रिड रेशियो यह आया था। उसी तरह अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो इसमें एक जीव के एक विशेष लक्षण के लिए जो एलील का संयोजन होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही पहले भी चर्चा किया है, और अब शायद हमें लगता है कि आप लोगों को किसी को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है। सीधी सी बात है, फिनोटाइप हमें दिखता है और जीनोटाइप उसके जीन की संरचना होती है। यह फिनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइप जो है एक जीव के दिखने वाला लक्षण, जैसे यहाँ जो दिख रहा है, ये जो विजिबल है, यह दिखने वाला लक्षण जो है यह हमारा फेनोटाइप होता है। अब जैसे स्टेम है तो स्टेम यहाँ है या फ्लावर है, इस तरह का होगा, या ऐसा स्टेम है इस लंबा हो सकता है या उससे छोटा होगा। तो आपको यही जो है इसी तरीके से अगर
उसके पॉट्स जो है वो इस तरीके का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसी तरह सीड्स है तो गोल हो सकता है या इस तरह का हो सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ जो है सो फेनोटाइपिक अनुपात में हम लोग फेनोटाइप में उसमें जो लक्षण दिखता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये अनुपात जो है यह संतानों में प्रत्येक फेनोटाइप की संख्या को दर्शाता है कि कितने बच्चे एक तरह के हैं, वो हमें पता चलता है। जैसे फूल का रंग या पौधे की ऊंचाई जो है, तो इससे हमें फेनोटाइप जो जो दिख रहा है वो हमें पता लगता है फेनोटाइप के द्वारा। अगर जीन प्रवाह की बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन का फ्लो जो है, ये आबादी और प्रवास और जीन प्रवाह, यह तीनों को आपको समझना है। जैसे आप देखिए यहाँ सेल है और सेल से के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है, इसी क्रोमोसोम जो, यह क्रोमोसोम किसका बना हुआ, तो यह डीएनए का बना हुआ। डीएनए जो है वह किसका बना हुआ है, डीएनए पे जो है यह जीन ऐसे ही व्यवस्थित होते हैं। इसी जीन पे पूरा जेनेटिक्स जो है टिका हुआ है। और यही जो इसके बेस पेयर है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, इसी में जब इसका कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर बेस पेयर, चूंकि ये पैरेलल है, एक इधर रहेगा और इधर, तो इसका एक जीन इधर एक जीन इधर, इस पे जो जीन की संरचना होती है उसे ये सेम लोकस पे, उसे ही एलील्स कहा जाता है। और यह आबादी की बात की जाए तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का जो एक समूह होता है जो आपस में प्रजनन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं। पॉपुलेशन की जो बात होती है, प्रजाति एक रहेगा। उसी के जैसे मनुष्य की ही प्रजाति की बात की जाए तो प्रजाति एक है, मनुष्य प्रजाति, होमो सेपियंस है सभी, तो उसके जो आपस में प्रजनन करते हैं वही हमारी आबादी होती है। अब प्रवास की बात की जाए तो व्यक्तियों का प्रवास या प्रवासन एक आबादी से दूसरी आबादी में हो सकता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ के लोग हैं और फिर जो है अगर कोई बाहर विदेशों में रह रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ के लोग जो है यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो भले होमो सेपियंस जरूर हैं, लेकिन उनके इन्वायरमेंट का असर पड़ा वहाँ, तो वो प्रवास में तो अलग है बिल्कुल। इसी कारण वहाँ के लोग बिल्कुल गोरे हैं जबकि यहाँ के लोग काले होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रवास में एक प्रवास का प्रवासन जो है एक आबादी से दूसरी आबादी में जो होता है उस प्रवास से आबादी प्रवास करती है। और जब प्रवास करेगी तो जीन प्रवाह आएगा। जीन का प्रवाह आबादी के बीच होता है और जीनोटाइप और फेनोटाइपिक आवृत्ति को प्रभावित करता है। जब ये जीन प्रवाह आबादी के बीच होगा, एक आबादी से दूसरी आबादी में जाएगा, तो इस जगह पे हमारा जीनोटाइप और फेनोटाइपिक आवृत्ति जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसे जीन प्रवाह कहते हैं। अगर गुणसूत्र विभाजन की बात की जाए, पिछले भी जो हमने टॉपिक बनाया था पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें हमने चर्चा किया था गुणसूत्र विभाजन का। तो गुणसूत्र विभाजन दो तरीके से होता है। क्रोमोसोम का क्रोमोसोमल जो डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन जो होता है, वह वास्तव में गुणसूत्र का ही डिवीजन है। तो इसमें माइटोसिस और मियोसिस दो बातें होंगी। अब माइटोसिस क्या है, तो एक कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया है जो दो समान कोशिकाएं बनाती है। प्रत्येक में समान गुणसूत्रों का सेट होता है। यहाँ गुणसूत्र का सेट जो होगा वो बिल्कुल समान होगा। लेकिन अगर मियोसिस की बात की जाए तो इसमें एक प्रकार का कोशिका विभाजन तो होगा जिसमें 4 गेमेट्स होते हैं। उसमें अंडे या शुक्राणु बनाता है और प्रत्येक में मूल कोशिका के गुणसूत्रों का आधा सेट होगा। यानी मियोसिस में जो सेल की संख्या है, क्रोमोसोम की संख्या है, वो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। वो मियोसिस में होता है, चाहे वो अंडा हो या शुक्राणु हो, दोनों में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अगर मनुष्य की बात की जाए तो यहाँ अंडे में भी 23 क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म जो है शुक्राणु, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और यही दोनों का जब फ्यूजन होता है तो 23 और 23 मिलकर के 46 क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अगर विभाजन की बात की जाए तो गुणसूत्रों का पृथक्करण और वितरण, जिससे आनुवांशिक जानकारी अगली पीढ़ी में जाती है, वह उसके लिए यही मियोसिस डिवीजन जो है जिम्मेदार होता है। तो वहीं से क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद उसी जगह से आपको म्यूटेशन के द्वार खुल जाते हैं। अब प्रभावी जीन, हम लोगों ने इससे पहले ही इसके बारे में कई बातें चर्चा कर लिया है। अब देखिए यहाँ प्रभावी और अप्रभावी, तो जो डोमिनेंट है यानी कि अपना गुण जो है F1 जनरेशन में वो प्रकट कर देता है, दूसरे के गुण को वो बिल्कुल सप्रेस कर दिया, तो वह प्रभावी एलील है। तो एक एलील जो जीनोटाइप में मौजूद होने पर फेनोटाइप को प्रभावित करता है, उसे हम प्रभावी एलील कहते हैं। और अप्रभावी एलील होगा एक वैसा एलील जो फेनोटाइप को तब तक प्रभावित नहीं करता है जब तक कि दो प्रतियां मौजूद नहीं हो।
तो उसे हम अप्रभावी एलील कहते हैं। वहीं अगर 2 प्रति है और इस तरह का, तब अपना गुण प्रकट करेगा। वहाँ जो अप्रभावी है फिर भी वो अपना अप्रभावी कैरेक्टर शो करेगा। तो यह प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन के और एलील के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा पहले भी किया है। यहाँ देख रहे हैं जैसे ये कलर है, अगर बैंगनी कलर है ये प्रभावी है, तो यहाँ दिख रहा है कि ये सब जो है यहाँ प्रभावी कैरेक्टर को शो कर रहा है। और यहाँ जो है जो दूसरा व्हाइट कलर है वो अप्रभावी होता है, यहाँ उस तरह के प्रभावी कैरेक्टर को शो कर रहा है। आइए और कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आनुवंशिक गुणों का प्रकटीकरण जो है, जब प्रभावी एलील फेनोटाइप पर हावी हो जाएगा, प्रभावी एलील जो है फेनोटाइप पर हावी होगा तो वही चीज दिखेगा, और प्रभावी एलील के जो कैरेक्टर है उसके गुण जो उसको दबा देगा। इस प्रकार से दोनों एलील संतति में व्यक्त होते हैं। यही आनुवंशिकी गुणों का प्रकटीकरण होता है। यही कारण है कि अगर मदर और फादर में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा वही दिखेगा बच्चों में, और दूसरा जो है वह उन दूसरे कैरेक्टर को वह सप्रेस कर देता है। यहाँ जो है कुछ दिखाया गया है कि डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स जो है, जैसे येलो जो है या सीड कलर में ये डोमिनेंट होता है, और रेसेसिव जो है ग्रीन जो है यह रेसेसिव है। अगर सीड शेप की बात की जाए तो यहाँ राउंड जो है वह डोमिनेंट ट्रेट्स होता है रिंकल्ड पर। उसी तरह ग्रीन जो है यह डोमिनेंट ट्रेट्स होता है यहाँ येलो पे, अगर पॉड कलर की बात की जाए। उसी तरीके से पॉड शेप की बात की जाए तो यहाँ इन्फ्लेटेड जो है फुल ये डोमिनेंट है, और कंस्ट्रिक्टेड जो है फ्लैट इस तरीके का या मुड़ा मुड़ा सा यह आपको रेसेसिव है। उसी तरह से कलर की बात की जाए तो पर्पल कलर जो है यह डोमिनेंट होता है, और रेसेसिव जो है वाइट कलर वह रेसेसिव होता है। उसी तरीके से फ्लावर पोजीशन जो है उसको अगर लिया जाए तो यह इस तरीके का एक्सियल जो है यह फ्लावर यह डोमिनेंट है, और बनस्पत जो है यह टर्मिनल पे। उसी तरीके से अगर प्लांट के हाइट की बात की जाए तो लंबे पौधे जो होते हैं टॉल जो है वह डोमिनेंट ट्रेट्स है, और शॉर्ट जो है यह रिसेसिव ट्रेट्स है। तो इन्हीं 8 कैरेक्टर को जो है लेकर के मेंडल साहब बढ़े थे, और उसमें से उन्हें सफलता भी मिली, और आज पूरी दुनिया जो है उनके उस प्रयोग को जानती है, मेंडल साहब को याद करती है, और मेंडल साहब के कारण ही आज इतनी सारी तरक्की हुई है आनुवंशिकी के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने अपने चारों वीडियो में पहले से लेकर के चारों में मेंडल साहब के सभी जो उनके द्वारा गुण के बारे में चर्चा की गई है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, प्रभावी एलील्स हैं और प्रभावी एलील्स हैं, इस सब संबंध में तमाम बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी बातें पसंद आई होंगी। तो इस प्रकार से अब जो है मेंडल साहब के, इससे आगे मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब आगे दूसरी किसी वीडियो लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपसे एक निवेदन है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, और आपको सूचना भी अगर कोई नई वीडियो आती है तो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।